Assalamualaikum. Welcome in Kicks Education Forum. So today I am going to discuss about protein synthesis inhibitor. So in which we will specifically discuss about tetracycline class. So first of all we need to understand the protein synthesis inhibitors. सो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं वो एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की क्लास है, ठीक है, जिसमें हमने स्पेसिफिकली प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाना होता है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस आता है तो इसमें हमारे माइंड में राइबोसोम्स ज़रूर आते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं वो स्पेसिफिकली प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। सो ये एक एंटी माइक्रोबियल क्लास है जिसमें हमने राइबोसोम्स होंगे, हमारे पास उसके दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम्स के 30S एंड 50S सब यूनिट। हमारी ड्रग इन राइबोसोम्स के साथ जाके बाइंड होगी तो वो इनहिबिशन का प्रोसेस मैकेनिज्म करवाएगी, तो जिसकी वजह से हमारी प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, कि हमने कौन कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्लास में ड्रग्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें आ जाता है टेट्रासाइक्लिन्स एक क्लास है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड, कीटोलाइड, लिंकोसामाइड, ग्लाइसाइक्लिन्स है एंड ऑक्सीजोलिडाइओन्स है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन क्लास, जो कि जिसका एक वाइड स्पेक्ट्रम है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। टेट्रासाइक्लिन्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि उसमें 4 फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर होता है। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, टेट्रा मीन्स 4, साइक्लिन्स मीन्स मतलब इसमें 4 जो हैं वो साइकिल्स होंगे, ठीक है, जैसा कि ऐसे इस तरह करके ज्वाइन हुए होंगे, ठीक है। ठीक है, इसके साथ एक सब्सटीट्यूशन अल्ट्रेशन इस पे लगी होती है कि जब हम कोई भी उसके मॉलिक्यूल्स को सब्सटीट्यूट करवाएंगे तो इसका मतलब उसकी अल्ट्रेशन होगी, तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स भी चेंज होगी और उसका स्पेक्ट्रम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है, ठीक है। इसके बाद इसमें के स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। सो अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन को जब हम इनटेक करते हैं तो सबसे पहले ये सेल के अंदर जाती है। अब ये सेल के अंदर किस प्रोसेस के थ्रू जाएगी, वो है या तो वो पैसिवली डिफ्यूज़ हो जाएगी हमारे सेल के अंदर, या एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू हमारे सेल के अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। और एंटर होने के बाद वो 30 सबसे पहले एकोमुलेट होगी और उसके बाद वो 30S सब यूनिट जो हमारे राइबोसोम का होगा उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगी। अब इसने प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, तो हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी और कहाँ पे जाके ये इनहिबिट होती है, ठीक है। तो एज़ यू ऑल नो कि हमारे राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर एंड स्मॉलर। ये हमारा 30S है और ये हमारा 50S है, और इसके अंदर एक हमारे पास स्ट्रैंड होता है जो कि एक मैसेंजर आरएनए होता है। तो अब जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है तो वो उसमें हमारे पास बाहर से एक ट्रांसफ़र आरएनए आता है जिसके साथ एक अमाइनो एसिड लगा होता है, ठीक है। ये एक लोडेड ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड के साथ आता है, और एज़ यू ऑलरेडी नो कि जो हमारी लार्जर सब यूनिट होता है उसके ऊपर 3 साइड्स होती हैं। इसमें आता है ए साइड, पी साइट एंड ई साइड, ठीक है। अब इसमें जो ये ट्रांसफ़र आरएनए लोडेड विद अमाइनो एसिड वो आता है तो वो ए साइट के साथ जाके बाइंड हो जाता है। तो अब हमने जब प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाना है, मींस कि अमाइनो एसिड की अकोमुलेशन ना हो हमारे सेल में, क्योंकि अमाइनो एसिड्स का जब स्ट्रैंड बनेगा तो इससे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो हम हमारी टेट्रासाइक्लिन लोडेड ट्रांसफ़र आरएनए को और अमाइनो एसिड को ए साइड पे बाइंड ही नहीं होने देगी। तो जब यहाँ पे बाइंड नहीं होगी तो हमारे पास एक यहाँ पे एग्जिट साइड से एक जो अमाइनो एसिड का स्ट्रैंड है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस का स्ट्रैंड है, वो नहीं बनेगा। तो हमने कुछ इस तरह करना है कि ट्रांसफ़र आरएनए लोडेड विद अमाइनो एसिड को हमने इस तरह से ब्लॉक करना है कि ये ए साइड पे जाके बाइंड ना हो। तो इस तरह इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये 30S के साथ जब बाइंड होगा, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए है, मीन्स के अमाइनो एसिड उनके साथ जो लगा हुआ है, इस वजह से उसे चार्ज कहा गया हुआ है,
ट्रांसफर आरएनए को नॉट अलाउड टू डी लोड ऑन मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम्स के, मतलब टीआरएनए और अमाइनो एसिड्स को हमने डी लोड नहीं करना ऑन द मैसेंजर आरएनए इस स्ट्रैंड पे, और राइबोसोम्स के सब यूनिट पे हम उसको डी लोड नहीं करवाएंगे, उसको इनहिबिट करवाएंगे। तो इस तरह इसकी इनहिबिशन का प्रोसेस होगा, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट होगी तो मीन्स के बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं होगी, मीन्स के आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी, और जब इस वजह से इसे कहा गया है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेट्रासाइक्लिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि टेट्रासाइक्लिन्स का स्पेक्ट्रम किस तरह से होता है। टेट्रासाइक्लिन जो क्लास है वो वाइड स्पेक्ट्रम इसका होता है। वाइड स्पेक्ट्रम मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और स्पाइरोकीटल इन्फेक्शन और माइकोबैक्टीरिया जिसमें टिपिकल और एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया के इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब यहाँ के फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है हमारी टेट्रासाइक्लिन ड्रग की। ठीक है, इसमें यह आता है कि हम इसे ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये कि इसकी एब्जॉर्प्शन तब डिस्टर्ब होती है जब हम इसे फूड से लेते हैं। और फूड से किस तरह डिस्टर्ब होती है, जब हमारे फूड में कैटायनिक आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैग्नीशियम आयंस हैं, ये जब हमारे फूड के साथ मिल के और ड्रग के साथ टेट्रासाइक्लिन के साथ मिल के इनसोल्यूबल चिलेट्स की फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देते हैं। जब इनसोल्यूबल चिलेट की फॉर्मेशन होगी तो इट मीन्स कि इसका जो चिलेट्स बन जाएंगे जो कि ये हमारी अब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, मतलब अब्जॉर्प्शन नहीं होगी क्योंकि इनसोल्यूबल चिलेट्स बन गए हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने उन पेशेंट्स को फूड के साथ ये ड्रग नहीं देनी जिसमें स्पेसिफिकली डाइवेलेंट कैटायनिक आयंस प्रेजेंट हों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टेट्रासाइक्लिन का मेटाबॉलिज्म। टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है इसको यूरिन से एक्सक्रीट किया जाता है, जो कि अनचेंज फॉर्म में यूरिन में एक्सक्रीट होती है, और इसका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि इसकी ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। तो ये जब प्लेसेंटा को क्रॉस करती है तो फीटस पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, और इस वजह से हमने प्रेग्नेंट वुमेंस को ये नहीं देनी होती, और ना ही ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस को टेट्रासाइक्लिन इनटेक करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम फीटस में जाके क्या डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। ये स्पेसिफिकली बोन्स और टीथ की डिवेलपमेंट को अबनॉर्मल करेगा फीटस में। दैट्स वाई इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब जो टेट्रासाइक्लिन है इसकी आगे दो क्लासेस हैं, ड्रग्स हैं, जिसमें आ जाता है मीनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। मीनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन को आईवीज के थ्रू हम दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन को हम ओरली ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मीनोसाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन को आईवी के थ्रू लेते हैं। ठीक है, मीनोसाइक्लिन जो होती है इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीनोसाइक्लिन जो होती है वो टीयर्स से भी रिलीज़ होती है। ठीक है, और हमारी सलाइवा में भी रिलीज़ होती है। तो टीयर्स और सलाइवा में रिलीज़ जो होती है तो इसका एक बहुत बेनिफिट है कि ये इरेडिकेट करती है मेनिंजियोकोकल कैरियर स्टेट को। ठीक है, अगर हमारी आइज़ में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मेनिंजियोकोकल कैरियर स्टेट इन्फेक्शन हमारी आइज़ में हो जाएगा, तो हम उस पेशेंट को मीनोसाइक्लिन की ड्रग देंगे ताकि वो उसके बहुत ज़्यादा टीयर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा उसे स्लाइवा होगी, तो इस वजह से मेनिंजियोकोकल कैरियर ट्रेस जो इन्फेक्शन हुआ होगा वो टीयर्स के थ्रू रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, मीनोसाइक्लिन जो है और डॉक्सीसाइक्लिन जो है एमडी, ये इन दोनों का हाई हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और ये बाइल हो जाती है। तो अब हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस के देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सकता है, जैसा कि नमूनिया, क्लेमीडिया, स्पायरोकीटल इन्फेक्शन, रिकेटेशियल इन्फेक्शन और विब्रस में हम यूज़ कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत ज़्यादा वाइड इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सकता है। कुछ में टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो सिलेक्टिवली यूज़ की जाती है, कुछ इन्फेक्शन में हम अल्ट्रेशन के तौर पे अल्टर करके ड्रग्स अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन देते हैं, और समटाइम्स हम टेट्रासाइक्लिन को सिलेक्टिवली देते हैं कि हमने टेट्रासाइक्लिन देनी ही देनी है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस को ये ट्रीट कर सकती है हमारी ड्रग। और इसमें आ जाते हैं एक्नी में, सिफिलिस में और ब्रोंकाइटिस में से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं, और भी इन्फेक्शन है जिसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, जो कि अगर हम ये मैक्रोलाइड से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारे पास मैक्रोलाइड को अल्टर करके कोई ड्रग देनी हो तो हम टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी इन्फेक्शन हैं जिसमें आ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, जो कि स्पेसिफिकली
एच पाइलोरी की वजह से हो, मतलब एच पाइलोरी की वजह से अगर इन्फेक्शन हो तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और हम इसे यूज़ कर सकते हैं लाइम डिजीज़ में, जो कि टिक्स की वजह, टिक्स के बाइट करने से होती है। और इसके बारे में आप लिपिनकॉट में भी पढ़ सकते हैं। और मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट में ये आता है कि ये जो ड्रग होती है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटीज़ करवाती है, मतलब हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में ये इरिटेशन कॉज करवाती है, ठीक है। दैट्स वाई के इरिटेशन होती है, तो इस वजह से हमें इसे एडवर्स इफ़ेक्ट है इसका, ये हिपैटिक टॉक्सिसिटी करवा देती है, मतलब जिन पेशेंट्स में रीनल जो वैसे ही इंसफिशेंसी या रीनल ऑलरेडी मतलब उनका नहीं ठीक है किडनी वगैरह, तो इस वजह से हिपैटिक टॉक्सिसिटी कॉज करवा सकती है। सूडो ट्यूमर सेरेब्रल करवा सकते हैं, मींस कि ये हाइपरटेंशन करवा के ब्लर वीएन करवा सकती है और हेडेक करवा सकती है सूडो ट्यूमर सेरेब्रम में, ठीक है। इसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी, मींस कि ये पेशेंट्स के अंदर डेफनेस कॉज करवा देती है, मतलब बहरा इंसान हो जाता है, मतलब अगर और ये जो इसकी डोज डिपेंडेंट होता है, वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी डोज डिपेंडेंट होती है। अगर ये हाई डोज में लेंगे तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगी, और अगर लो डोज में लेंगे तो ये रिवर्सिबल हो सकती है वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करवा सकती है, मींस कि हमने उन पे जो भी पेशेंट टेट्रासाइक्लिन लेता है उसे फोटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, मींस कि अब वो दोबारा से अगर कोई सन से एक्सपोजर होगा तो उसे कोई सन प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो फोटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि इसे टीथ एनेमल हो जाता है, मींस के जो बच्चों के टीथ जो होती है उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से टीथ एनेमल कॉज हो सकते हैं। तो आई होप you have understood the all points, important points of tetracycline. So you can also recommend me any topic so I can make video on that. So make sure to like, share and subscribe to this channel. And